हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें क्लास 6 हो चुका है। क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 6 आज का चैप्टर है, जिसमें टाउन ट्रेडर्स और क्राफ्ट पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि ट्रैवलर जो विजिट करते थे मेडिपल टाउन में, तो उस टाइम ना डिपेंड करता था कि वो किस हिसाब का टाउन होता था, उनको विजिट करने में क्या पसंद था। ठीक है, चाहे वो टेम्पल टाउन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हो, कमर्शियल टाउन हो और पोर्ट सिटी हो। ठीक है, और इसमें सेवरल फंक्शन होते थे, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स हो, टेम्पल टाउन्स का हो, और फिर कमर्शियल सेंटर्स भी होता था क्राफ्ट प्रोडक्शन का। ठीक है, अब हम सबको बताया जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कैसा होता था। तो हम सबको ना सबसे पहले इसमें चोला डायनेसिटी जो चैप्टर 2 में पढ़े हैं, हम अपने इमेजिनेशन में तंजावुर जाएंगे, उसके कैपिटल चोला के कैपिटल 1000 ईयर्स पहले। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिवर कावेरी ना फ्लो करता था उस टाउन में, और फिर वहाँ पे ना बेल्स ऑफ द राजेश्वरम टेम्पल्स बिल्ट बाय किंग राजा राजा चोला। और ये जो हेयर किया जाता था राजेश्वरम टेम्पल का बेल, जो राजा राजा चोल द्वारा बनाया गया था। और टाउन में ना जो प्रेज किया जाता था आर्किटेक्ट खुंजारा मल्लन राजा राजा पेरुच्छन्नम was who has proudly carved his names on the temple wall। और वो ना अपना नाम टेम्पल पे वॉल पे कार्व कराए थे, और फिर मैसिव शिवलिंग बनाए थे। ठीक है, बिसाइड द टेम्पल देयर आर प्लेसेज वेयर मंडप्स और प्रिविलियंस। और यहाँ पे ना जो टेम्पल के बिसाइड्स ना प्लेसेस थे जहाँ पे मंडप्स और प्रिविलियंस भी थे। किंग ना वहाँ पे अपना कोर्ट हैंडल करते थे मंडप में, जो इशू सुनते थे अपने सबॉर्डिनेट का। देर ऑल्सो ब्रैक्स फॉर द आर्मी, और ब्रैक्स भी था आर्मी के लिए भी। और टाउन ना बस्टलिंग था मार्केट से, जैसे कि सेल ग्रेन करने के लिए, स्पीसेस के लिए, क्लॉथ के लिए, ज्वेलरी के लिए। वाटर सप्लाई होता था टाउन में वेल्स और टैंक्स के द्वारा। सलिया रिवर न तंजावुर में और नियरली टाउन में न उदयपुर में बिजी प्रोड्यूसिंग क्लॉथ था। Flags to be used in the temple festival, fine cotton for the king and nobility and coarse cottons for the masses। तो यहाँ पे फाइन कॉटन किंग्स और नोबिलिटी के लिए होता था, और कोर्स कॉटन होता था मासेस के लिए। डिस्टेंस अवे टू शिवमलाई द सतपतीज और स्कल्पचर आर मेकिंग एग्जीक्यूशन ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल्स मेटल लैम्प्स। और उसके कुछ दूर बाद ना शिवमलाई में सतपतीस और स्कल्पचर बनाया जाता था ब्रॉन्ज का, और फिर ऑर्नामेंट बनाया जाता था बेल मेटल लैम्प्स का। ठीक है, इसके बाद बताया जा रहा है टेम्पल टाउन के बारे में। ये था एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। अब टेम्पल टाउन और प्रिविलेजेस सेंटर के बारे में बताया जा रहा है। तो तंजावुर ना एग्जाम्पल भी था टेम्पल टाउन का। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैटर्न में ये इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन था। सिटीज़ बहुत डेवलप था, इसमें ना इकोनॉमी और सोसाइटी था। ठीक है, रूलर ना बिल्ड करते थे अपने डिवोशन को दिखाने के प्रति, डिटीज़ के प्रति। तो ना बहुत ज़्यादा ग्रैंड लैंड देते थे और मनी करते थे, ताकि वो ना रिचुअल परफॉर्म कर सके पिलग्रिमेज और प्रीस्ट के लिए, और सेलिब्रेट कर सके फेस्टिवल को। पिलग्रिमेज हु फ्लॉक्ड टू द टेम्पल ऑल्सो कॉल्ड डोनेशन। और जो वो फ्लॉक करते थे ना टेम्पल के लिए, उसको भी डोनेशन कहा जाता था। जो ब्रॉन्ज मेटल मिला है लॉस्ट वैक्स टेक्निक का। ठीक है, ब्रॉन्ज ना अलॉय कंटेनिंग कॉपर और टिन था। ठीक है, बेल मेटल ना कंटेन करता था ग्रेट प्रोपोर्शन किसका, टिन का, और फिर अदर काइंड ऑफ ब्रॉन्ज का। दिस प्रोड्यूस अ बेल लाइक साउंड, और ये प्रोड्यूस करता था बेल लाइक साउंड। ठीक है, टोल ब्रॉन्ज स्टेटस जो चैप्टर 2 में देखे हैं, वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक का होता था। इसमें ना इमेज बताया गया है जो वैक्स से बना हुआ था, वो कवर्ड किया गया था क्ले से, और फिर उसको ड्राई किया गया था। फिर नेक्स्ट उसको हीट करके फिर टेनी होल बनाया गया था ताकि क्ले कवर हो सके। फिर मोल्टन वैक्स से ना उसको ड्रेन किया गया था थ्रू दिस होल, और फिर ये ना मोल्टन मेटल को पोर्ड किया गया था क्ले मोल्ड थ्रू द होल। और वंस द मेटल कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड और जब ना मेटल कूल्ड और सॉलिडिफाइड हो गया था, तो क्ले कवर केयरफुली रिमूव कर दिया जाता था, और इमेज ना क्लीन और पॉलिश हो जाता था। टेम्पल ऑथोरिटीज ना यूज करते थे अपने वेल्थ को फाइनेंस और ट्रेड और बैंकिंग के लिए। ग्रेजुअली ना लार्ज नंबर प्रीस्ट वर्कर्स और आर्टिसन ट्रेडर्स वहाँ रहने लगे थे, सेटल करने लगे थे टेम्पल के अगल बगल। ठीक है, और पिलग्रिमेज सेंटर के पास। और फिर ना वहाँ पे टेम्पल टाउन बन गया था, और फिर ये इमर्ज हो गया था भिला स्वामिन भिला और विदिशा इन मध्य प्रदेश में। ठीक है, और सोमनाथ गुजरात में भी। और अदर इम्पोर्टेंट टेम्पल टाउन भी इंक्लूड हुआ था कांचीपुरम मदुरई का तमिलनाडु में, तिरुपति का आंध्र प्रदेश में,
और तिरुपति का आंध्र प्रदेश में। पिलग्रिमेज सेंटर जो था ना स्लोली डेवलप्ड हो रहा था टाउनशिप में। वृंदावन उत्तर प्रदेश का हो, तिरुमलाई हो तमिलनाडु का एग्जाम्पल थे इस टाइप के टाउन के। अजमेर राजस्थान का भी कैपिटल जो था वो चौहान किंग के लिए ना 12th सेंचुरी में, और लेटर सूबा हेडक्वार्टर के लिए मुगल सबका था, ठीक है। और ये ना प्रोवाइड करता था एक्सलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस का, ठीक है। ख्वाजा अमाउद्दीन चिश्ती का भी ना सेलिब्रेट करते थे सूफी सेंट, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। वो ना वो भी सेंटर था 12th सेंचुरी में, ठीक है। वो अट्रैक्ट करता था डिवोशन को ऑल क्रीड्स का। और अजमेर के पास लेक है पुष्कर, वहाँ ना अट्रैक्ट करते हैं पिलग्रिमेज एंशिएंट टाइम का, ठीक है। नेटवर्क होता था, अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स। अब स्मॉल टाउन्स का नेटवर्क के बारे में बताया जा रहा है। तो 8th सेंचुरी के ऑनवर्ड ना सब कॉन्टिनेंट में ना सेवरल स्मॉल टाउन बनने लगे थे, और ये ना लार्ज टाउन से प्रोबेबली इमर्ज हो रहे थे। और ये ना क्या कर रहे थे, मंडा पिका और मंडी, और लेटर मंडी बन रहा था यहाँ पे विलेज में, ताकि वो ना प्रोड्यूस को सेल किया जा सके। और मार्केट स्ट्रीट को हाट कहा जाता था, जो कि ना लेटर टाइम में हट और लेटर टाइम में कहा जाने लगा। वो शॉप होता था लाइन से लगाया हुआ। और फिर इसके बाद ना स्ट्रीट में डिफरेंट काइंड के आर्टिसन मिलते थे, जैसे कि पॉटर्स, ऑयल प्रेसर, फिर टोडी मेकर्स, स्मिथ, स्टोन मैसन्स मिलते थे, ठीक है। ट्रेडर भी रहते थे टाउन में और ट्रेवल भी करने आते थे टाउन टू टाउन, ठीक है। मैनी कम फ्रॉम फार एंड नियर ऑफ दिस टाउन टू बाय लोकल आर्टिकल्स, और जो बहुत दूर या पास से आते थे ना लोकल आर्टिकल्स खरीदने के लिए और अपना सेल करने के लिए प्रोडक्ट को डिस्टेंस प्लेसेस से, जैसे कि हॉर्स, सॉल्ट, कैम्फोर, सेफ्रन, बैटल नट और स्पीसेस डिफरेंट टाइप का, जिसमें पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और यूजुअली जो समंत होते थे ना वो लेटर टाइम में जमींदार यूज करते थे 45 प्लेसेस का नियर टाउन में, ठीक है। और फिर वो टैक्स भी लेविट करते थे ट्रेडर्स पे, आर्टिसन पे, और आर्टिकल्स जो ट्रेड किया जाता था सम टाइम, और डोनेट द राइट टू कलेक्ट दिस टैक्सेस टू लोकल टेम्पल्स। और उसके पास राइट भी था इस लोकल टेम्पल्स के लिए कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जो बिग मर्चेंट द्वारा बनाया जाता था, और इस राइट को रिकॉर्ड किया गया है इंस्क्रिप्शन में, जो सर्वाइव करता है आज के दिन तक, ठीक है। ट्रेडर्स बिग और स्मॉल के बारे में बताया जा रहा है कि ट्रेडर्स बिग और स्मॉल कैसे थे, ठीक है। जो ना डिफरेंट काइंड के ट्रेडर्स थे, और फिर इंक्लूड करते थे बंजारास थे। इसमें ना सेवरल ट्रेडर्स थे, स्पेशली हॉर्स के ट्रेडर्स थे जो एसोसिएशन फॉर्म करते थे, और उसके हेडमैन ना नेगोशिएशन करते थे उनके बिहाफ में वॉरियर से, ताकि बॉट किया जा सके हॉर्स को। और उसके बाद ना और फिर ये सब बहुत ज़्यादा किंगडम्स को पास करते थे, और फिर मैनी फॉरेस्ट में, और फिर वो ट्रेवल करते थे कारवन से, और फिर अपना एक ना गिल्ड बनाते थे ताकि उसका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और फिर ना और वो गिल्ड्स ना साउथ इंडिया में 8th सेंचुरी में ऑनवर्ड में था, ठीक है। तो मोस्ट फेमस कौन था, मनीग्रामम और नान देसी। ये गिल्ड्स ना ट्रेड करते थे पेनिसुला और फिर साउथ से ईस्ट एशिया और चाइना में, ठीक है। कम्युनिटी जैसे थे चित्तार और मरवाड़ी ओसवाल ना, वो सेंड करते थे प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री, वो होते थे, ठीक है। वो वेंट करते थे। गुजराती ट्रेडर्स जो थे कम्युनिटी, जो हिंदू बनियास और मुस्लिम बोहराज के थे, वो ना एक्सटेंसिवली विद द पोर्ट्स ऑफ द रेड सीज, पर्सियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। वो ट्रेड करते थे कहाँ कहाँ, गल्फ ऑफ सी में, रेड सी में, पर्सियन गल्फ में, ईस्ट अफ्रीका में, साउथ ईस्ट चाइना में और एशिया में, ठीक है। वो वहाँ करते थे। और फिर वो सोल्ड करते थे अपना टेक्सटाइल और स्पाइसेस यहाँ पोर्ट्स में, और एक्सचेंज करते थे गोल्ड और आइवोरी को अफ्रीका में। और स्पीसीज किसका होता था, टीन, चाइनीज ब्लू, पोएट्री एंड सिल्वर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। द टाउन्स ऑन द वेस्ट कोस्ट वेयर होम टू अरब, और जो टाउन्स था ना वेस्ट कोस्ट पे वो होम था अरब का, ठीक है। पर्सियन, चाइनीज और जूइश ना सीरियन जो थे वो क्रिश्चियन ट्रेडर्स थे। इंडियन स्पीसीज और क्लॉथ को ना सोल्ड करते थे रेड सी पोर्ट्स में, और परचेज करते थे इटालियन ट्रेडर्स। इवेंचुअली रीच्ड यूरोपियन मार्केट फीचिंग वेरी हाई प्रॉफिट्स, और फिर यूरोपियन मार्केट में ना वो सब बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट भी लेते थे इस स्पीसीज का, ठीक है। और स्पीसीज ग्रो किए जाते थे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जैसे कि पेपर, सिनामन, नटमैग, ड्राइड जिंजर इटीसी, ठीक है। और ये ना इम्पोर्टेंट पार्ट थे यूरोपियन कुकिंग के, और कॉटन क्लॉथ ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था उस टाइम में, ठीक है। और ये ना इवेंचुअली क्या करता था,
यूरोपियन ट्रेडर्स को इंडिया की तरफ ड्रू किया, ठीक है। वी विल शॉर्टली रीड अबाउट हाउ दिस चेंज द फेस ट्रेडिंग एंड टाउन्स, और इसके बारे में हम लोग शॉर्टली रीड करेंगे कैसे चेंज हुआ था ट्रेडिंग और टाउन्स का, ठीक है। अब इसके बाद बताया जा रहा है क्राफ्ट इन टाउन, तो टाउन में क्राफ्ट कैसे थे। जो क्राफ्ट था ना टाउन्स में, उसके बारे में बताया जाए तो क्राफ्ट पर्सन ना बीदर में ना वो फ्रेम करते थे इनले वर्क का, कॉपर और सिल्वर का, जिसको कहा जाता था बीतरी, ठीक है। वो ना पंचाल्स और विश्वकर्मा कम्युनिटी का बनाते थे, कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ और ब्लैक स्मिथ, मसून्स और कारपेंटर्स ना इसेंशियली बिल्ड करते थे बिल्डिंग्स ऑफ टेम्पल्स। They also played an important role in the construction of palaces, big buildings, tanks and reservoirs। और ये ना प्लेड करते थे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन के लिए, चाहे वो पैलेसेस के लिए होता था, चाहे वो पैलेसेस होता था, बिल्डिंग्स होता था, टैंक्स, रिजर्वियर होता था, या सिमिलरली वीवर ना क्या करते थे, सलियार और ककिलोअर्स इमर्ज्ड हुए थे प्रॉस्पेरस कम्युनिटी के तौर पे वो सब इमर्ज हुए थे, और फिर ना मेकिंग डोनेशन टू टेम्पल्स, और ना ये डोनेशन भी देते थे टेम्पल के लिए। और फिर ना क्लॉथ मेकिंग, जैसे कि कॉटन का क्लीनिंग, स्पिनिंग और डाइंग ना वो स्पेशलाइज्ड और इंडिपेंडेंट क्राफ्ट था इस टाइम का, ठीक है। ठीक है, अब देखो बताया जा रहा है कि अब हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो आर्किटेक्चुरल स्प्लेंडर क्या था हम्पी का, वो कृष्ण तुंगभद्र बेसिन के पास था, ठीक है। और फिर ना वो न्यूक्लियस ऑफ विजयनगर था, और यहाँ पे एम्पायर फाउंड किए गए थे 1336 में, और मैग्निफिसेंट रियून्स था। हम्पी रिवील किया था वेल फोर्टिफाइड सिटी को। नो मोटर और सीमेंटिंग एजेंट्स वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन, और फिर मोटर और सीमेंटिंग एजेंट ना यूज़ किया जा रहा था कंस्ट्रक्शन के लिए, और वेल्स और टेक्निक्स ना वेट किए जा रहे थे तो इंटरलॉकिंग के लिए, मतलब कि वो दीवारों को इंटरलॉकिंग के लिए टेक्निक्स यूज़ किया जा रहा था, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है, तो आर्किटेक्चर जो था ना वो डिस्टिंक्टिव था उस टाइम का, और बिल्डिंग जो था रॉयल कॉम्प्लेक्स था, स्पेंडिव आर्चेस था, डोम्स था, पिलर्ड हॉल्स था, और नीचेस टू होल्डिंग स्कल्पचर, और नीचेस भी थे जो होल्ड कर रहे थे स्कल्पचर को, और ये वेल प्लान्ड और चार्ट से और प्लेजर गार्डन्स बनाए हुए थे स्कल्पचर मोटिव्स के लिए, लोटस और कॉर्बल्स का। और फिर ना ये हेडे में ना 15-16 सेंचुरी में थे, हेडे था 15 और 16 सेंचुरीज में। हम्पी ना बस्टल्ट कर रहा था कॉमर्शियल और कल्चरल एक्टिविटीज को, और मुस्लिम मर्चेंट्स, चेटीज और ना एजेंट जो थे यूरोपियन ट्रेडर्स सच एज पुर्तगीज थ्रोन द मार्केट ऑफ हम्पी, तो वो सब ना मार्केट बना लिए थे हम्पी को, ठीक है। और फिर ना टेम्पल के लिए ना ये हब हो गया था कल्चरल एक्टिविटीज़ का, देवदासीज का, टेम्पल डांसर्स का यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था जो डीटी के पास रॉयलिटी, और ये ना मास पिलर्ड हॉल ऑफ द विरूपाक्ष, अ फॉर्म ऑफ शिव टेम्पल। तो यहाँ पे विरूपाक्ष की तरह ना वो हॉल बनाया जाता था महानवमी फेस्टिवल के टाइम ना, नवरात्रि के टाइम साउथ में यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की तरह यहाँ पे हम्पी में सेलिब्रेट किया जाता था। और आर्कियोलॉजिस्ट ना यहाँ पे महानवमी प्लेटफॉर्म भी फाउंड किए हैं, जो कि जहाँ पे किंग रिसीव करते थे गेस्ट को और एक्सेप्ट करते थे ट्रिब्यूट को, और सबऑर्डिनेट जो चीफ होते थे वो वॉच करते थे डांस, म्यूजिक और परफॉर्म एज वेल एज रेसलिंग बाउट्स करते थे। हम्पी ना फेल इनटू रियून फॉलोइंग द डिफीट ऑफ विजयनगर इन 1565। और ना रियून में चला गया कब, जब डिफीट हो गया विजयनगर का 1565 में डेक्कनी सुल्तान के द्वारा। तो रूलर ऑफ गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदाबाद एंड बेरार एंड बिदर, ठीक है। अ गेटवे ऑफ द वेस्ट टू द वेस्ट सूरत के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। सूरत में गुजरात का है जो ना इम्पोरियम था वेस्टर्न ट्रेड के लिए मुगल टाइम में, केम्बे प्रेजेंट डे खंबात में, ठीक है। और समवॉट लेटर अहमदाबाद सूरत ना गेटवे था ट्रेड के लिए वेस्ट एशिया विया गल्फ ऑफ ओरमुज, ठीक है। सूरत ना ऑल्सो भी कहा जाता था गेट ऑफ मेक्का, बिकॉज मैनी पिलग्रिमेज शिप्स सेट सेल फ्रॉम देयर, क्योंकि पिलग्रिमेज शिप जो शिप होता था ना वो यहीं पे सेल करते थे, ठीक है।
और यहाँ पे ना कॉस्मोपोलिटियन और पीपुल ऑल कास्ट का और क्रीड का ना लिव करते थे यहाँ पे सूरत में। 17th सेंचुरी में ना पुर्तगीज, डच, इंग्लिश ना अपना फैक्ट्री भी और वेयर हाउस सूरत में बनाए थे। और फिर इंग्लिश कॉलोनिकर्स के द्वारा ओवेंगटन ना लॉट किया था अकाउंट पोर्ट का 1689 में। इसमें ना बताया गया था कि एवरेज 100 शिप्स ना डिफरेंट कंट्रीज के वहाँ पे एंकर्ड करते थे पोर्ट में इन अ गिवन एट एनी गिवन टाइम, कभी भी, ठीक है। देयर वेयर ऑल्सो सेवरल रिटेल एंड होलसेल शॉप सेलिंग कॉटन टेक्सटाइल, और बहुत ज़्यादा होलसेल और रिटेल शॉप भी था जो कॉटन टेक्सटाइल को भी बेचता था। और इसमें ना टेक्सटाइल सूरत का बहुत ज़्यादा फेमस था। और गोल्ड लेस का बॉर्डर था जरी का, और ये ना मार्केट वेस्ट एशिया अफ्रीका के लिए था। और ये मार्केट कहाँ था इसका? वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप में, ठीक है। और यहाँ पे बिल्ड किए जाते थे न्यूमरियस रेस्ट हाउसेस ताकि वो टेक केयर, वहाँ जो नीडी पीपल हो वो यहाँ पे टेक केयर कर सके जो इस सिटी को घूमने के लिए आए। और फिर ना यहाँ पे मैग्निफिशियंट ना बिल्डिंग और न्यूमरियल प्लेजर पार्क भी था। काटियावाड़ सेठ और महाजन्स ना जो मनी चेंजर्स थे वो ना ह्यूज बैंकिंग हाउसेस रखते थे सूरत में, ठीक है। और ये ना नोटवर्दी था कि सूरत का हुंडी इज ना वेयर ऑनर्ड इन द फार ऑफ मार्केट ऑफ कैरियो इन इजिप्ट। वो कहाँ पे था? मार्केट ऑफ इजिप्ट में ना, कैरियो में, वहाँ पे ना ऑनर्ड किया जाता था सूरत के हुंडीज को। और फिर बसरा इराक में और एंटवर्प इन बेल्जियम में भी। फिर सूरत ना डिक्लाइन होने लगा था 17th सेंचुरी में। और फिर ना मैनी फैक्टर था इसके, लॉस ऑफ मार्केट, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था। मुगल एम्पायर के टाइम में डिक्लाइन हो गया था क्योंकि ना ये रूट बन गया था पुर्तगीज के लिए, और कंपटीशन हो गया था बॉम्बे में, प्रेजेंट डे मुंबई में, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, क्योंकि हेडक्वार्टर शिफ्ट कर लिया गया था 1668 में। टुडे सूरत इज अ ब्लस्टिंग कॉमर्शियल सेंटर, और आज ना बस्टलिंग कॉमर्शियल सेंटर है सूरत हमारा, ठीक है। और फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम के बारे में बताया है। मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम जो ना फिश पोर्ट टाउन था वो ना कहाँ था? कावेरी कृष्णा रिवर के पास था, डेल्टा के पास, ठीक है। और 17th सेंचुरी में ना ये इंटेंसिव एक्टिविटी का था। यहाँ पे डच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज ना अटेम्प्ट कर रहे थे कि मसूलीपट्टनम पे वो अपना कंट्रोल रख सके आंध्र कोस्ट पे। द फोर्ट एट मसूलीपट्टनम वाज बिल्ड बाय द डच, और जो फोर्ट बनाया गया है ना वो डच के द्वारा बनाया गया है। कुतुब शाही जो रूलर थे गोलकुंडा को, वो इम्पोज किए थे रॉयल मोनोपोलीज से यहाँ के टेक्सटाइल स्पीसेस और अदर आइटम जो यहाँ पे था ट्रेड के लिए, वो कम्प्लीटली इनटू द हैंड्स ऑफ वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनीज, और वो ना वेरियस ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब हैंड आउट कर दिए थे, ठीक है। सीरियस कंपटीशन हो रहा था ट्रेडिंग ग्रुप्स में, जिसमें गोलकुंडा नोबल्स थे, पर्सियन मर्चेंट्स थे, तेलुगु और चेटीज थे, यूरोपियन ट्रेडर्स थे। और यहाँ पे ना पॉपुलस और प्रेस्पेरस था ये सिटी, इस सिटी को इसीलिए बना दिया गया था इतना ट्रेड होने की वजह से। और मुगल ने बिगेन कर दिए थे अपना एक्सटेंड पावर करना गोलकुंडा की तरफ, ताकि रिप्रेजेंटेशन उसका गवर्नर जो मीर जुमला था वो ना हु वाज आल्सो अ मर्चेंट, क्योंकि वो खुद भी मर्चेंट था, तो वो ना पे करता था प्ले ऑफ द डच एंड इंग्लिश एजेंट्स इच अदर। और फिर वो प्ले करने लगा था इंग्लिश और डच के साथ, ठीक है। इन 1686 से 1687 में मुगल एम्पायर जो थे औरंगजेब, वो अनेक्स कर लिए थे गोलकुंडा को। और इसकी वजह से ना यूरोपियन कंपनीज ना अल्टरनेटिव ढूंढ रहा था, तो इसके लिए वो न्यू पॉलिसी को लेके आए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, पोर्ट कनेक्शन के लिए विद द प्रोडक्शन सेंटर ऑफ द हिंटरलैंड, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन सेंटर के लिए। द न्यू कंपनी ट्रेड सेंटर इट वाज फेल्ट शुड कंबाइन पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कमर्शियल रूल्स। और ये ना किया जा रहा था, फेल्ट किया जा रहा था कि यहाँ पे ना पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल रूल्स सब मिल रहे हैं। और ये कंपनी ना ट्रेड कर रहा था बॉम्बे, कलकत्ता, प्रेजेंट डे कोलकाता, मद्रास, प्रेजेंट डे चेन्नई, मसूलीपट्टनम, लॉस्ट बोथ इट्स मर्चेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। और ये सब ना यहाँ पे भी अपना मर्चेंट और प्रॉस्पेरिटी खो रहे थे और डिक्लाइन कर रहे थे 18th सेंचुरी में। और नथिंग मोर देन अ डिलेपिडेटेड लिटिल टाउन, और ये कुछ नहीं बचा था डिलेपिडेटेड लिटिल टाउन के अलावा, ठीक है। न्यू टाउन्स एंड ट्रेड क्या था 16th सेंचुरी और 17th सेंचुरी में ना यूरोपियन कंट्रीज ना सर्च कर रहे थे स्पीसीज और टेक्सटाइल के लिए, वो जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था यूरोप में और वेस्ट एशिया में। इंग्लिश, डच और फ्रेंच ना फॉर्म किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, ताकि ना एक्सपेंड कर सके अपना कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ईस्ट में। तो ना जब ग्रेट इंडियन ट्रेडर यहाँ पे जैसे कि मुल्ला अब्दुल गफ्फर और विरजी वोरा ना
ओन किए थे, लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कम्पिटेड विद देम, ओन किए थे ताकि उसके साथ कम्पिटिट कर सके, ठीक है। यूरोपियन कंपनीज ने यूज करे थे नेवल पावर को अपना, ताकि वो गेन कर सके सी रूट पे ट्रेड, और फिर ना वो ना इंडियन ट्रेडर्स को अपना एजेंट्स बना के वर्क करवा सके। तब अल्टीमेटली क्या हुआ, इंग्लिश इमर्ज कर गए मोर सक्सेसफुल कॉमर्शियल और पॉलिटिकल पावर इन द सब कॉन्टिनेंट में, और ना इस वजह से स्पर्ट हो गया डिमांड फॉर गुड्स लाइक टेक्सटाइल, लीड टू अ ग्रेट expansion of the craft of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. With more and more people taking up them. जब ना टेक्सटाइल का डिमांड ना जो बहुत ज़्यादा लीड करने लगा ना, तो इसी वजह से ना स्पिनिंग वीविंग सब ना नीचे चला गया, क्योंकि ये सब ना बहुत ज़्यादा वेरियस आदमी के द्वारा ना इसको यूज़ किया जाता था, और इसके ना टेक्सटाइल वो ना इंक्रीजिंगली रिफाइंड हो गया, ठीक है। और इसकी वजह से ना ये पीरियड ना शो किया डिक्लाइंस इंडिपेंडेंस, जो क्राफ्ट पर्सन का ना इंडिपेंडेंस का डिक्लाइन शो किया, ठीक है। और ये वर्क सिस्टम ऑफ एडवांसेस विच मीन दैट दे हैड टू वीव क्लोथ विच आर ऑलरेडी प्रॉमिस टू यूरोपियन एजेंट्स, और ना ये एडवांस वाला काम होने लगा था कि वो सब एडवांस में पैसा दे देते थे और उनको देना पड़ता था यूरोपियन एजेंट को जो प्रॉमिस करते थे क्लॉथ को, ठीक है। और वीवर ना अपना उनके पास लिबर्टी नहीं था ताकि वो सेल कर सके ओन क्लॉथ को और वीविंग देयर ओन पैटर्न, ठीक है। और दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिजाइन एंड सप्लाइड टू देम बाय द कंपनीज एजेंट, और फिर ना वो क्या करते थे, रिप्रोड्यूस करते थे डिजाइन को और सप्लाई करते थे कंपनी एजेंट को। 18th सेंचुरी में ना राइज हुआ बम्बई का, कलकत्ता और मद्रास का, जो नोबल सिटीज बने आज के लिए, और क्राफ्ट और कॉमर्स ना अंडरवेंट होने लगा इस वजह से, मर्चेंट और आर्टिसन की वजह से। Some were moved to the black town establishment by the European companies within these new cities, और वो ना क्या करने लगे, ब्लैक टाउन की तरफ ना यूरोपियन कंपनीज द्वारा जो बनाया गया था उससे वो सब वहाँ पे जाने लगे। और ये ना जो ब्लैक्स था ना वो नेटिव ट्रेडर्स थे, क्राफ्ट पर्सन वेर कंफाइंड हियर विद द वाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेसिडेंस ऑफ फोर्ट एस.टी. जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट एस.टी. विलियम इन कलकत्ता। तो ये सब क्या कर लेने लगे थे, ये जो व्हाइट पर्सन थे ना वो ना यहाँ पे कब्जा करने लगे थे, चाहे वो फोर्ट एस.टी. जॉर्ज हो मद्रास का, चाहे फोर्ट एस.टी. विलियम हो कलकत्ता का, ठीक है। यही स्टोरी था क्राफ्ट और कॉमर्स का इन 18th सेंचुरी में, और इसको ना नेक्स्ट चैप्टर में और इसका डिटेल से बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद ना वास्को डी गामा के बारे में बताया जा रहा है और क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में बताया जा रहा है। 15th सेंचुरी में ना यूरोपियन जो सेलर थे वो ना अनप्रेसिडेंट सी रूट ढूंढ रहे थे, ठीक है। तो वो ना ताकि वो रिच कर सके इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे और फिर ऑब्टेन कर सके स्पीसीज को। वास्को डी गामा जो पुर्तगीज सेलर थे ना वो ना अफ्रीकन कोस्ट पे गए और वहाँ पे से कैप ऑफ गुड होप से क्रॉस करके वो इंडियन ओशियन आए, और इसका फर्स्ट जर्नी ना टुक किया 1 ईयर से भी ज्यादा, ठीक है। और वो रीच किए कलकत्ता 1498 में और रिटर्न किए लिस्बियन अपने कैपिटल पुर्तगाल के, और इन उसी साल में, ठीक है। और ही लॉस्ट 2 ऑफ हिज 4 शिप्स, और इसमें से वो 2 शिप को ना खो भी दिए थे। 170 मैन भी ना स्टार्ट ऑफ द जर्नी, और 170 मैन से स्टार्ट किए थे जर्नी, जिसमें 54 ही सर्वाइव किए। और फिर ना ये बहुत ज्यादा हैजार्ड था इस रूट में, और फिर ना एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल था पर इन सब के लिए, ठीक है। और इसी के बाद ना ये रूट को ना इंग्लिश, डच और फ्रेंच सेलर भी यूज किए थे, ठीक है। इसके बाद सर्च किया गया था सी रूट का, ताकि इंडिया हैड अनदर अनएक्सपेक्टेड फॉल आउट, तो इसकी वजह से ना अर्थ वाज राउंड। क्रिस्टोफर कोलंबस और इटालियन डिसाइड किया था सेल वेस्टवर्ड अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन, वो ना वेस्टवर्ड यूज कर रहे थे सेल करने का, ताकि अटलांटिक ओशियन से फाइंड किया जा सके रूट इंडिया की तरफ का। वो ना लैंडेड वेस्ट इंडीज में वो लैंड हुए थे, और जिसको ना वो सब नाम दिए थे, कंफ्यूज थे इसलिए उसको नाम दिए थे 1492 में। और ही वॉज फॉलोड बाय सेलर्स एंड कंफ्यूरर फ्रॉम स्पेन एंड पुर्तगाल, और ये फॉलो किया गया था स्पेन और पुर्तगाल के सेलर द्वारा, और वहाँ पे लार्ज पार्ट ऑक्यूपाइड कर लिया था सेंट्रल और साउथ अमेरिका, ऑफ्टन डिस्ट्रॉइंग अर्लियर सेटलमेंट इन द एरिया, और डिस्ट्रॉय भी कर दिया गया था वहाँ का सेटलमेंट को, ठीक है। यही है वास्को डी गामा। इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया तो उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। I hope you understand. Thank you.